आनंद, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आप शिक्षक भी रहे और आप छात्र आंदोलन को भी देखें। मैं जो एक चीज मैं समझ के और अपने दर्शकों को भी बता दूं, शिक्षा और उसमें वीसी को भी सबसे मतलब ही एक हमारे लिए जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था तो चांसलर मुझे नहीं पता था चांसलर से क्या मतलब। मेरे लिए सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ वीसी होता था और उसको ये माना जाता था कि वो सबसे अच्छा शिक्षक भी होगा। मैं एक जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, वो अच्छा है या नहीं ये माना जाता अच्छा शिक्षक है। उसको जिस ढंग से ट्रीट किया जा रहा है, और मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूं लोगों को। भारतीय सेना में एक हमारे जनरल साहब आए जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ अलग, कुछ 2 डेट ऑफ बर्थ कर दी थी हेरा फेरी। उसमें भी जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट को लगा कि ये थोड़ा सेंसिटिव है, इसको कायदे से, और उन्होंने जनरल साहब को समझाया। फिर जनरल साहब ने अपना हटाया, वो मंत्री जी भी हैं, जनरल वीके सिंह की मैं बात कर रहा हूं। तो कुछ चीजें सेंसिटिव होती हैं। वाइस चांसलर को आप जैसे मतलब किसी को रखा किसी को निकाला, ये थोड़ी प्राइवेट सेक्टर थोड़ी कि अब आज से तुम नहीं आओगे, 24 घंटे के अंदर दे दो। आरिफ मोहम्मद खान साहब की मैं भी बहुत इज्जत करता हूं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन शायद वो उस लक्ष्मण रेखा को पार कर गए हैं क्या आनंद साहब? थोड़ा ये जो अपॉइंटमेंट है, जैसा पांडे साहब ने कहा कि उसमें थोड़ा एक तरह का लेन देन भी है कि तुम्हारे 2 कैंडिडेट, मेरे 1 कैंडिडेट, उनके 4 कैंडिडेट, इस तरह की बात है। तो ये क्या एक्चुअल है धरातल पे? और आपने जिस सवाल को उठाया है, इससे भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। आपको तुरंत डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और जो लोग आलोचना कर रहे हैं विश्वविद्यालय के कुलपति पद के चयन की, उनको भी तत्काल अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मैं 35 साल शिक्षक रहा हूं और आधा दर्जन भारतीय विश्वविद्यालयों में मुझे पढ़ाने जाने का मौका मिला, और शिक्षक आंदोलन में भी रहा। कुछ कुलपतियों को हटाने के आंदोलन में जुड़े रहे, उसमें सफल हुए, कुछ में नहीं सफल हुए। लेकिन अभी जो पिछले करीब 30 साल से शिक्षा के निजीकरण के साथ एक नया सच आया है, वो ये है कि शिक्षा के जो प्रशासनिक पद हैं उनका व्यवसायीकरण हो गया है। अब ये कुलपति के चयन को लेकर के चीफ सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस और गवर्नर साहब के बीच की बात नहीं है। जो जितनी लक्ष्मी देवी की आराधना कर सके, जितना धन बल का इस्तेमाल कर सके, तो कुछ राज्यों में जो गरीब राज्य हैं वहां पर रेट 4 से 5 करोड़ है, और जो अमीर राज्य हैं, एक गवर्नर साहब ने अभी कहा, वो किसी एक अमीर राज्य में गवर्नर रहे 4-5 साल, वहां पर 40 से 50 करोड़ है। ये पद पूरी तरह से अब गवर्नर साहब की कमाई का रास्ता बन गया है। आरिफ मोहम्मद खान साहब को शायद केरल में कमाई की कोई दिलचस्पी नहीं है, और जो मैं उनको जानता हूं पिछले 40 साल से, वो दूसरे मिजाज के आदमी हैं, कानून के भी पढ़े लिखे आदमी हैं। इलाहाबाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की है। जो मसला है वो थोड़ा टेढ़ा है, और मैं अगर आरिफ मोहम्मद खान साहब का सलाहकार होता तो उनसे इस तरह से एक तरफा एक ही डंडे से सबको हाँकने की बजाय चीफ मिनिस्टर को लिखित में कहता कि विश्वविद्यालय के कुलपति चयन की प्रक्रिया की जांच कराओ। उस जांच से फिर कुछ नियम कानूनों की जरूरत महसूस होती, और अगर एक गवर्नर ऐसा करता तो देखा देखी बाकी को भी करना पड़ता, और पूरे देश में कुलपति पद को लेकर के जो एक तरह की घोड़ा मंडी खुली हुई है, इसमें एक विभाग का बंटवारा हो गया है। गवर्नर साहब, आप कुलपति की नियुक्ति में जितना कर सकें करिए, बाकी राज्य खाने चढ़ने के लिए हमको छोड़ दीजिए। तो जहां गवर्नर और चीफ मिनिस्टर एक ही मिजाज के हैं वहां तो ये चल जाता है। जहां गवर्नर और चीफ मिनिस्टर 2 मिजाज के हैं, जैसे केरल में है, वो है वामपंथी, और आरिफ साहब एनडीए के नुमाइंदे के तौर पर वहां पर गवर्नरी कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक अध्याय है। शिक्षा राष्ट्र निर्माण का रास्ता है, शिक्षा मनुष्य को बेहतर बनाने का रास्ता है, और शिक्षक और कुलपति के पद पर वही लोग जाते हैं जिनकी शिक्षा में दिलचस्पी है, विद्या साधना में क्षमता है, और जो अगर खड़े हों बोलने के लिए तो विद्यार्थी को लगे कि ये ज्ञान का एक प्रवाह है, ये एक मशाल है, एक रोशनी। जो लोग गवर्नर साहब के मेहरबानी से कुलपति बन रहे हैं, चाहे जिस प्रदेश में बन रहे हैं, मैं पूरे देश का हिसाब आपके सामने रखना चाहता हूं, एक गर्वीले भारतीय के नाते, एक नागरिक के नाते, कि हम कुछ चीजों में तो गंदगी बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं, और उसमें से विश्वविद्यालय
या शिक्षा व्यवस्था एक जगह है। अगर वहां भ्रष्टाचार के जरिए आप सर्वोच्च पद पर बैठेंगे तो न वहां से राधाकृष्णन निकलेंगे, न जाकिर हुसैन निकलेंगे, न नरेंद्र देव निकलेंगे। फिर तो जो निकलेंगे वो ऐसे लोग निकलेंगे जो कभी कभी तो सीधे कुलपति भवन से जो मुख्य कारागार है वहां जाने लायक होंगे। मैं इस प्रकरण को एक देश के लिए जागने की घटना समझता हूं, जहां गवर्नर और चीफ मिनिस्टर आमने सामने खड़े हैं, दो विचारधाराओं के प्रतीक हैं। दोनों विचारधाराओं के जो नायक हैं उनको शिक्षा की स्वायत्तता के प्रति कोई सम्मान नहीं है। सीपीएम ने बंगाल में और बीजेपी ने अपने सूबों में जो हरकतें की हैं उससे देश के इतिहास का, शिक्षा का कोई शानदार चैप्टर नहीं लिखा जाएगा। हम लोग जब पढ़ते थे आनंद वर्धन जी, तो हम लोग इंदिरा गांधी जी के जमाने में विद्यार्थी आंदोलन के लोग थे, बाद में जयप्रकाश जी हम लोगों के आंदोलन के मार्गदर्शक बने। लेकिन अब तो लगता है कि इंदिरा गांधी एक खास तरह की फरिश्ता थी। उनके जमाने में जो लोग कुलपति बनते थे, जो शिक्षा की स्वायत्तता थी, पुलिस को कैंपस में आने के पहले 1000 बार सोचना पड़ता था। आज शिक्षा की स्वायत्तता का कोई जिक्र ही नहीं, चरागाह बना दिया। तो फिर वहां से जो लोग निकलेंगे उनमें न ज्ञान होगा, न चरित्र होगा और न आत्मविश्वास होगा। इसलिए, और ऐसा हो नहीं सकता है, बहुत दिनों तक हमारे विश्वविद्यालय ऐसे चल नहीं सकते। हम नहीं बगावत करेंगे तो विद्यार्थी बगावत करेंगे, विद्यार्थी नहीं बगावत करेंगे तो समाज बगावत करेगा। विश्वविद्यालयों को आप अपनी घुड़दौड़ से दूर रखिए, अपनी कलाबाजी से दूर रखिए, अपनी कारीगरी से दूर रखिए। जो केरल में हो रहा है ये वेकअप कॉल है, और इसमें गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब दोनों को सिर जोड़ के बैठना चाहिए। मैं केंद्रीय सरकार से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूं, क्योंकि केंद्रीय सरकार 8 साल में पहली सरकार है जिसने 8 साल में 2 बार तो शिक्षा नीति के दस्तावेज पेश किए, और जो शिक्षा नीति लागू करने का ऐलान किया उसके लिए उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया। 4 शिक्षा मंत्री बदले। पहला शिक्षा मंत्री इन्होंने ऐसा खोजा जिसने इंटर पास करने से इनकार कर दिया था। आखिरी शिक्षा मंत्री ऐसा खोजा जिसने खुद एक तरह से शिक्षा मंत्रालय को ही बार्गेनिंग हाउस बना रखा था। तो मैं आनंद वर्धन जी इस चर्चा में बहुत चिंता के साथ हिस्सा ले रहा हूं। ये चर्चा राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि अगर हमने अपने घर का भेद इस तरह से पब्लिक में खोल दिया तो दुनिया क्या कहेगी, चीन क्या कहेगा, रूस क्या कहेगा, अमेरिका क्या कहेगा, जर्मनी क्या कहेगा, जहां के बाजार के लिए हम लड़कों को तैयार कर रहे हैं, इन लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, ये गलत हो रहा है। आरिफ साहब को एक कदम पीछे हटना चाहिए, और गवर्नर के नाते, जो श्री सीवी पांडे जी ने कहा, चांसलर के नाते एक वाइड रेंजिंग इश्यूज की जांच कमेटी बैठानी चाहिए। अगर केरल में सब कुछ इतना सड़ गया है तो आप वहां बैठ करके सुबह शाम खाली दस्तखत क्यों कर रहे हैं? आप एक जांच कमेटी बैठाइए, केरल के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को बुलाइए, सुप्रीम कोर्ट से कोई जज बुलाइए और कहिए कि जांच करो क्या हो रहा है और बताओ कि इसमें क्या नहीं होना चाहिए, तभी बात बनेगी। वरना एक गवर्नर के बाद दूसरा गवर्नर, एक चीफ मिनिस्टर के बाद दूसरा चीफ मिनिस्टर, और 800 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति का खेल खेलना है। बहुत बड़ा मैदान हो गया है, कहाँ कहाँ आप बांध लगाएंगे और कहाँ कहाँ आप कंट्रोल करेंगे। प्रोफेसर साहब, मैं एक चीज आपको बस बता दूं कि प्रोफेसर आनंद कुमार हम सब लोगों में सबसे ज्यादा बार जेल गए हैं, तो हम सब लोग इन्हीं की अगुवाई में हम लोग भी पीछे पीछे जेल चले जाएंगे, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर जेल जाना होगा तो लीड यही करेंगे। मैं आनंद भाई साहब, ब्रजेश मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन आनंद भाई साहब मैं एक चीज और जरा समझना चाह रहा था। कल जब अभी बहुत धूम मची हुई है ना कि हिंदुस्तान क्या हिंदू राज कर रहा है यूके में, ये हेडलाइन चल रही है कि एक हिंदू राज कर रहा है अब हाँ यूनाइटेड किंगडम में। तो वो जो हिंदू राज कर रहा है, सुनॉक जी ने जो अपनी पहली मेडन स्पीच पार्लियामेंट में अपनी दी, उसमें उन्होंने 3 बातें कही, और 6-7-8 मिनट की स्पीच है, छोटी स्पीच है। ही हैज सेड शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान, ये 3 चीजों पे उन्होंने इतना एम्फेसिस किया, उनकी 3 ये प्रायोरिटीज हैं। तो अगर सुनॉक जी जो अभी 42 वर्षीय हैं, उनकी क्लैरिटी इतनी है कि ये 3 है, हमारे यहां क्लैरिटी कब आएगी आनंद भाई साहब? क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक अगर आप इसको नहीं ठीक करेंगे तो सारी चीजें बेमानी है, जितने आंदोलन जितने वो सब बेमानी है। हमारे लिए देशभक्ति का पैमाना यही है कि जो हमको विरासत में समस्याएं मिली थी उनको हमने कितना सुलझाया, और आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या रास्ता बना रहे हैं। आपको ये जानकर के गर्व होना चाहिए कि भारत ने
तमाम दिक्कतों के बावजूद शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाने में सफलता पाई है। आज गरीब से गरीब लड़का अपने माँ बाप से लड़की उम्मीद कर सकती है कि उसकी शिक्षा में वो पूरी ताकत लगा देंगे। ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मूल्य है, राष्ट्रीय आदर्श है। वरना बहुत दिनों तक तो लोग यही कहते थे कि हमको लड़कियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको तो घर गृहस्थी चलाना है, और लड़कों को कहते थे कि खेत खलियान बहुत है, धंधा है, कोई नौकरी तो करना नहीं है, तो पढ़ने से क्या फायदा। आज शिक्षा को हमने भविष्य के साथ जोड़ने वाला रास्ता बना दिया है। अब शिक्षा केंद्रों पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं इस बात से सहमत नहीं रहा कि शिक्षकों की तनख्वाह बैंक के बाबू से कम होनी चाहिए। इसलिए शिक्षकों की तनख्वाह भी प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक काफी आदरणीय और काफी प्रशंसनीय हो गई है। अब बचा शिक्षक के काम की जिम्मेदारी। शिक्षक का काम करने का तरीका दो है। एक तो वो अपनी प्रेरणा से करे कि रात में तब तक चैन की नींद नहीं आएगी जब तक कि हमने दिन में कुछ पढ़ नहीं लिया, पढ़ा नहीं लिया, कुछ नया कर नहीं लिया। या दूसरा, प्रमोशन का लालच। तो हम शिक्षक आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने ये प्रमोशन के लालच को हमेशा के लिए सिरदर्द से हटा दिया। 8 साल आप किसी तरह से बिता लीजिए, आपका अगला प्रमोशन हो जाएगा। आखिरी बात बची समाज की निगरानी। समाज की निगरानी में हमारा निगरानी करने वाला अधिकारी है कुलपति। कुलपति प्रेरणा स्रोत होगा तो सभी लोग एक नैतिक और बौद्धिक आकर्षण के जरिए उस काम को करेंगे जो उसकी जिम्मेदारी है। अभी चूंकि ऊपर का सिलसिला हमने सड़ा दिया है, कुलपति का पद बाजार में खरीदने बेचने की चीज हो गई है, वहां पर बहुत बुरी समस्या है। अगर हम कुलपति पद को उसका गौरव लौटा सकें, विश्वविद्यालयों को उसकी स्वायत्तता लौटा सकें, और विश्वविद्यालय का प्रबंधन शिक्षकों और उसके साथ विद्यार्थी प्रतिनिधियों को सौंप सकें, तो शिक्षा केंद्र राष्ट्र निर्माण के केंद्र बनेंगे। वरना जैसे सब कुओं में भांग पड़ी है भ्रष्टाचार की, गैर जिम्मेदारी की, दलबंदी की, चापलूसी की, वही विश्वविद्यालयों में भी चलेगा। आप उससे अलग नहीं, अलग करने का रास्ता बिल्कुल दूसरा है, और इसमें कुलपति से ही शुरू करना पड़ेगा। जैसे घर का मुखिया अगर अच्छा हो तो घर बेहतर बनेगा। घर का मुखिया ही अगर जुआरी हो जाएगा, शराबी हो जाएगा, गैर जिम्मेदार हो जाएगा, तो फिर नई पीढ़ी कहां से सुधरेगी। आज भारत के सामने 21वीं शताब्दी में अपनी जगह बचाने के लिए और बनाने के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज की शिक्षा के अलावा कोई रास्ता नहीं है। व्यापार, उद्योग, खेती, हर जगह हम देख रहे हैं कि कैसे दिशाहीनता है। ये एक जगह बची थी, लेकिन हम शिक्षा का व्यवसायीकरण करके खास तौर पर कुलपति पद की नियुक्ति में पैसे के लेन देन को खुला सच बना करके बेशर्मी से अपने विद्या केंद्रों को रौंद रहे हैं। ऐसा तो दुश्मन भी हमला करने पर इतना नहीं बिगाड़ पाता जितना हम इस समय बिगाड़ रहे हैं। अंदाजा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हो सकता है जानकारी हो आपको, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो वीसी साहिबा हैं, होम साइंस डिपार्टमेंट की हैं, उन्होंने 2-3 साल पहले अपना थोड़ा मतलब लोगों को वो लगा था, उन्होंने लिखित शिकायत की कि यहाँ लाउड स्पीकर पे अजान होने से मुझे सोने में दिक्कत होती है, और इसको लिखित ये शिकायत की थी। मुझे अभी भी लगता है कि अगर उनको दिक्कत थी तो वो बुलाती, भाई मस्जिद के जो भी इमाम थे उनको बुला के बात करती हैं अगर उनको इससे सोने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन ये लिखित शिकायत की गई। आपको क्या लगता है जो प्रेजेंट रिजीम है उसमें ये तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि ज्वेल इन द क्राउन, एक उन्होंने उनके ये माना जाएगा कि बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने ये लिखित शिकायत की। आमना सर, मतलब ये सब जो कुलपतियों की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, ये अपने अपने मौजूदा पदों की गरिमा का ध्यान नहीं रख रहे हैं। इनको कुछ और चाहिए, तो छलांग लगाने के लिए इस तरह की हरकतें की शोर मच रहा है, इसको काबू में करो। कई तरीके हैं, लेकिन इसको सार्वजनिक मीडिया में एक चिट्ठी जारी करना, चिट्ठी लिखने की अगर आपके पास फुर्सत है मैडम, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति हैं, आप भारत के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखिए कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की शिक्षा को सुधारने का आयोग बनाया जाए। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति होने के नाते केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखिए कि आपने नई शिक्षा नीति में 6% राष्ट्रीय सकल आय का शिक्षा में लगाने को कहा था, और 3.4 के ऊपर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप अपने बजट को ठीक करिए। चिट्ठी लिखने की कई वजह हो सकती थी, लेकिन आपने चिट्ठी इस बात के लिए लिखी जो उस समय चारों तरफ एक जैसे नुक्कड़ के हरकत करने वाले करते हैं, वैसी हरकत आप कर रही हैं। तो आपको ऐसे इतिहास भी देखिए, ऐसा है कि पदों पर बैठने से
आप इतिहास पुरुष या इतिहास स्त्री नहीं हो जाते हैं। इतिहास में एक बहुत बड़ा कूड़ादान भी होता है। ये दौर ऐसा है कि जैसे हम लोगों ने अपने दौर के या पहले के कुलपतियों को याद किया, सर आशुतोष मुखर्जी से लेकर आचार्य नरेंद्र देव और जाकिर हुसैन से लेकर राधाकृष्णन को, इस दौर के 1 दर्जन कुलपतियों को भी आने वाली पीढ़ियां याद नहीं करेंगी, क्योंकि इनकी शिक्षा की बजाय शिक्षा की राजनीति में दिलचस्पी है, शिक्षा के बजाय शिक्षा के धंधे में दिलचस्पी है, तो इनको याद कौन करेगा। लेकिन इनको याद कराने की जरूरत भी नहीं है। इनके सपने बड़े छोटे थे, एक ऊंची कुर्सी पर बैठना था, बैठ गए। अब उस कुर्सी पर बैठ के क्या कर सकते हैं इनको पता नहीं चल रहा है, इसलिए दिशाहीनता का माहौल है।